Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and today is a session for class 10 and we are about to start with the third chapter of class 10 which is machines. भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करें इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले दो चैप्टर कवर कर लिए हैं, फोर्स एंड वर्क बाय एंड एनर्जी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों ने सारे पीछे के वीडियोस कंप्लीट कर रखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा भाई जैसे सा मौका मिले पीछे के सारे वीडियोस कंप्लीट कर सकते हो। क्लास 10 की एक अलग से प्लेलिस्ट है जहां पे फोर्स और वर्क बाय एनर्जी के सारे वीडियोस रखे हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग मशीन शुरू करने जा रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं मशीन को लेकर सबको एक बोलते ना एक बेसिक आइडिया तो होगा ही। भाई मशीन के बारे में हम लोग ने एक मूवी में भी सुना था, 3 इडियट्स बोल की मूवी थी, उसमें एक डेफिनेशन बताई गई थी, है ना, काफी इंटरेस्टिंग था। मशीन इज अ डिवाइस व्हिच मेक्स आवर वर्क इजी, है ना। उसी वहीं से हम लोग ने थोड़ा सा इंस्पायर होकर यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ टूल यूज्ड टू मेक वर्क इजी। भाई जो भी चीज हमारा काम आसान बना दे, है ना, जो भी डिवाइस हमारा काम आसान बना दे, जो भी टूल हमारा काम आसान बना दे, हम उसे मशीन कहते हैं। ठीक है, घर में पंखा चलना, अब तुम अपने हाथ से हवा करते हैं, तुमने पंखा यूज किया, काम आसान हुआ, मशीन है, राइट। घर पे तुम्हारे एसी है, फ्रिज है, वो जो भी काम तुम कर सकते थे पर वो तुम्हारा काम अगर आसान बना दे वो चीज, तो हम लोग कहेंगे वो मशीन है। जिस किसी चीज की वजह से तुम्हारा काम आसान बन जाए, कन्वीनियंट हो जाए, हम लोग उसे मशीन कहते हैं। अगर हम लोग ब्रेक करें मशीन के डेफिनेशन को जो हमारी किताब में दी गई है, अगर उस डेफिनेशन को हम लोग ब्रेक करें एलिमेंटरीली, तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे डेफिनेशन में। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे डेफिनेशन में। फर्स्ट, भाई मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम में आती है। मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम में आती है, राइट। कहां गया आ गया। मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम में आती है, नंबर 1, राइट। मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम में आती है, नंबर 1। यहां पर देख सकते हैं इस हाथी को उठाना ऐसे तो इम्पॉसिबल था आदमी के लिए, बट यहां पर एक पुली सिस्टम यूज की गई है। उस पुली सिस्टम की वजह से ये साधारण सा प्राणी भी इस हाथी को उठा पा रहा है, राइट। एंड समथिंग वेरी कॉमन, हम लोग गैराज में जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, रादर मैं जितने वर्कशॉप्स की बात करता हूं जहां पे मैकेनिक को किसी गाड़ी का कोई कंपोनेंट को ठीक करना है, कुछ ऑपरेट करना है और उसे गाड़ी को लिफ्ट करना है अगर, तो भाई वहां पर हम लोग इस तरह से लिफ्ट करते हैं। इवन शायद ये बात बहुत लोग समझ भी सकते हैं अपने आसपास भी, हम लोग जब भी टायर चेंज करना चाहते हैं गाड़ी की, तो भी हम लोग इस तरह से भाई काम करते हैं। तो ये एक तरह से मशीन हुआ जो हम लोग को हेल्प कर रहा है। भाई इतनी बड़ी गाड़ी को अगर हम लोग हाथ से उठाना चाहे तो उठा नहीं पाएंगे, बट इसकी वजह से हम उठा सकते हैं आराम से। इट मेक्स आवर वर्क इजी, इट मेक्स आवर वर्क इजी। यहां पर मैंने जो एग्जांपल दिखाया, यहां पर ये मशीन्स एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम आ रही है, इसलिए हम लोग इसे मशीन कहते हैं। ठीक है ना, बिकॉज ये फोर्स मल्टीप्लायर बन रहा है। हम लोग एक छोटे फोर्स, एक छोटे एफर्ट से एक बहुत बड़े लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं, राइट। एक बहुत छोटे से एफर्ट से, एक बहुत छोटे एफर्ट से एक बहुत भारी लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं, राइट। नाउ चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, है ना, टू अ डिजायर्ड पॉइंट। अब जैसे मुझे इस रियर व्हील को धक्का मारना है, एक्चुअली रियर व्हील को घुमाना है, तो मेरा पैर पीछे तक तो जाता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेडल पे हम लोग पैर दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, पेडल को घुमा रहे हैं, बट हम लोग का ये पूरा रियर व्हील पर एफर्ट जा रहा है और ये रियर व्हील इसे आगे धकेल के लेके जा रही है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंज्ड फ्रॉम द पेडल टू द रियर व्हील। हम लोग दे रहे हैं एफर्ट यहां पर इसका असर यहां तक जा रहा है, और मेरे लिए कन्वीनियंट पॉइंट यही था। इस तरह से ये सिस्टम जो है ये भी एक तरह का मशीन है, राइट। ये पेडल और अटैच विद दिस चेन, यहां पे जो सिस्टम है वो भी एक तरह का मेरे लिए मशीन है, राइट। ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर कि भाई एग्जांपल है कि हम लोग को अगर पानी निकालना है कुआं से, अगर मैं डायरेक्टली पानी निकालना चाहता तो शायद मुझे थोड़ा डिफिकल्ट फील होता। क्यों डिफिकल्ट फील होता? बहुत बार जब हम लोग कुआं से पानी निकालने जाता है तो हम लोग का बॉडी भी अंदर गिर सकता है, एक डर भी रहता है, और उठाना भी इतना आसान नहीं होता है। ऐसे उठाना ज्यादा आसान होता है क्योंकि हम लोग का बॉडी वेट हमें उस रस्सी को खींचने में हेल्प करता है। तुम अगर जब इस तरह खींचते हो तो तुम्हारा बॉडी वेट भी इस तरफ पास कर रहा है और वो बाल्टी का जो वेट है वो भी इस तरफ है। इस केस में क्या होता है, तुम्हारा बॉडी वेट तो इधर की तरफ ही है, राइट, तुम्हारा बॉडी वेट तो इस तरफ ही है, और तुम्हें रस्सी को ऊपर से नीचे खींचना है, तो बॉडी वेट अब हेल्प करता है उसे पुल करने में।
तो इस डायरेक्शन में काम करना कन्वीनियंट होता है। तो इस तरह से ये जो पुली सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। तो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया, इफ द बकेट वाज लिफ्टेड विदाउट द पुली द फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट विद द पुली डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड with the pulley direction of applied force changes to the downward direction। हम लोग रस्सी को इस तरह नीचे की तरफ खींच रहे हैं, मेरा वेट मुझे हेल्प कर रहा है उस पानी के बॉडी को खींचने में तब। और वहीं पर अगर मैं डायरेक्टली बिना पुली के यूज करता तो हमें खींचने में थोड़ा दिक्कत होता है। ऑब्वियसली डिजायर्ड डायरेक्शन था इस तरह खींचना कंपेयर टू सीधा खींचना, राइट, फाइन। सो नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द स्पीड, इट enables a greater movement of load by a smaller movement of effort। छोटे मूवमेंट ऑफ एफर्ट से हम लोग ज्यादा बड़ा मूवमेंट ऑफ लोड कर सकते हैं, फटाफट कैंची से हम लोग कपड़ा काट सकते हैं। स्पीड इंक्रीज करता है, चलो इसको ही समझते हैं, इसी बात को समझते हैं कि भाई हमारे इस कोई भी चीज के वजह से हम लोग का स्पीड बढ़े। मैं अगर उस मशीन के बिना काम करता तो शायद मेरा स्पीड कम रहता, बट उस मशीन की वजह से मेरा स्पीड अगर बढ़े, उस चीज की वजह से मेरा स्पीड बढ़े, तो हम लोग उसे मशीन कहेंगे, ठीक है। सो लेट्स कंबाइन ऑल ऑफ देम नाउ, So what is a machine? A machine is a device by which, तो डेफिनेशन लिखना अगर देखना स्टार्ट करो तो मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज फोर्स, जैसे ये गाड़ी, अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, रोकने वाला, रेजिस्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला, रोकने वाला, अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स बाय अ स्मॉल एफर्ट। मैं इस पर धक्का मार रहा हूं, ठीक है, मैं इधर से एफर्ट दे रहा हूं, राइट, a large resistive force by a small effort. These are the example of force multiplier, right? So a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force at some point by applying a small force or small effort, ठीक है। So a machine is a device by which we can overcome a large resistive force or a load at some point by applying a small force at a convenient point। जैसे this is an example of convenient point, or in a convenient direction, ठीक है ना। किताब में and in a convenient direction या फिर desired direction लिखा होगा, तुम and लिखो यहां पर या फिर और लिखो, मैं दोनों मान सकता हूं। at a convenient point and in a convenient direction, or by which we can obtain a gain in speed। तो मशीन एक ऐसा डिवाइस है by which we can, number one, either overcome a large resistive force by a small force at a convenient point and in a desired direction, or by which we can gain in स्पीड, बाय विच वी कैन गेन इन स्पीड, इसी को मशीन कहते हैं। तो मशीन के 4 फंक्शंस हम लोग ऐसे डेफिनेशन में दिख गए, डेफिनेशन में 4 फंक्शंस दिख गए। मशीन एक ऐसा है चीज जिससे हम लोग उसे जहां भी में फोर्स मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो एक मशीन है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एग्जांपल, गाड़ी में जो ब्रेक होता है इज एन एग्जांपल, राइट। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया था एलिफेंट, भाई उस हाथी को उठा रहा था वो प्राणी आराम से, दैट्स एन एग्जांपल। तो वहाँ फोर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिख रहा था। साइकिल में पेडलिंग करना वो एक कन्वीनियंट डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया। पुली से पानी निकालना, लिफ्ट करना, वाज एन एग्जांपल ऑफ डिजायर्ड डायरेक्शन। और इस कैंची से भाई कपड़े को काटना और आराम से काम करना फटाफट, तो भाई दैट्स एन एग्जांपल ऑफ गेन इन स्पीड। तो देयर लाइक दीज 4 टुगेदर एक्चुअली tells you what is the definition is. A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force at a point by a small force at a convenient point in a convenient or desired direction, or by which we can gain in speed, or by which we can obtain a gain in speed, right? So that's how we define these 4 properties, right? Number 1, number 2, number 3, number 4। I hope यहां तक सब कुछ क्लियर है, right? Now terms related to machine, so what is effort force? The force applied to a machine. What is effort force? जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर जो कैंची के एंड को हम लोग पकड़े हैं, तो जहां पे हम लोग फोर्स दे रहे हैं वो एफर्ट पॉइंट हुआ या फिर एफर्ट फोर्स हुआ। जो ये प्राणी जब खींच रहा था रस्सी को, जो रस्सी पर वो फोर्स दे रहा था वो है एफर्ट फोर्स। लोड कौन है? जो बाल्टी का वजन है, बाल्टी में जो पानी है उसका वेट है, राइट। ये जो पेडल पे फोर्स दे रही है भाई ये एफर्ट फोर्स है,
है ना। जो फोर्स हम लोग यहां पर दे रहे हैं या फिर ये प्राणी दे रहा है इधर, वो है एफर्ट फोर्स। जो गाड़ी है, जो गाड़ी का वेट है, उसे हम लोग कहेंगे लोड फोर्स, राइट। सो एफर्ट फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन बाय अस। एफर्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस टू विच द मशीन मूव्स। जितना डिस्टेंस मशीन मूव करता है, मशीन मतलब हम लोग का एफर्ट पॉइंट मूव करता है एक तरह से, उसी को हम लोग एफर्ट डिस्टेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस थ्रू विच द मशीन मूव्स, द डिस्टेंस थ्रू विच द मशीन मूव्स, या फिर बोल सकते हो जिस पॉइंट पर हम लोग एफर्ट दे रहे हैं वो पॉइंट कितना मूव किया। जिस पॉइंट पे तुम एफर्ट देते हो वो पॉइंट जितना मूव किया उसे भी हम लोग एफर्ट डिस्टेंस कहते हैं, राइट। ओके, रेजिस्टेंस फोर्स और लोड फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन। द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन, जैसे मैंने गाड़ी का वेट बताया, है ना, गाड़ी का वेट बताया, उस हाथी का वेट बताया, वो हाथी मेरे लिए मेरा लोड है, वो गाड़ी मेरे लिए मेरा लोड है, पानी का बाल्टी मेरे लिए लोड है, राइट। साइकिल को जब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं तो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके रियर व्हील को घुमाने में, जितना दम लग रहा है, जितना फोर्स चाहिए उसे घुमाने के लिए, वो लोड है ना। सो रेजिस्टेंस फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन। व्हाट इज रेजिस्टेंस डिस्टेंस? द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, राइट। जो हाथी कितना मूव किया, जैसे यहां पे इस पहले वाले एग्जांपल में ये जो एलिफेंट का मूवमेंट है ये मेरा लोड मूवमेंट है। ये जो रस्सी मूव कर रहा है ये एफर्ट डिस्टेंस हुआ, ये लोड डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना। यहां पे गाड़ी कितना मूव कर रहा है, दैट इज द लोड डिस्टेंस, राइट। वो बाल्टी कितना मूव कर रहा है, दैट्स द लोड डिस्टेंस। ओके, सो नाउ विल बी यूजिंग टू टर्म्स हियर। हम लोग दो टर्म की बात करने वाले बच्चों यहां पे, एक होगा वर्क इनपुट और एक होगा वर्क आउटपुट। जो एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं और जो हमें रिजल्ट बाहर मिल रहा है, मैकेनिकल का ही बात कर रहे हैं अभी। तो जो एफर्ट हम लोग डालते हैं, मेरे उस एफर्ट फोर्स के वजह से वो जो पॉइंट जहां मैं एफर्ट फोर्स दे रहा हूं वो कितना मूव किया, उन दोनों का प्रोडक्ट विल बी द वर्क इनपुट। और जो हमें बाहर मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे वर्क आउटपुट। सो व्हाट इज वर्क इनपुट? द एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। द एनर्जी सप्लाइड और द वर्क डन, मतलब जो काम हम लोगों ने किया और जो बाहर मिला वो आउटपुट है। जो काम हम लोग ने किया उसे हम लोग इनपुट कहेंगे। और हाउ डू यू डिफाइन इट? एनर्जी सप्लाइड और द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। जो काम हम लोगों ने किया, जैसे मैं पेडलिंग कर रहा हूं तो जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं पेडल पर, हम लोग जो रस्सी खींच रहे हैं एलिफेंट वाला, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हम लोग प्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उस हाइड्रोलिक लिफ्ट पर जिससे गाड़ी लिफ्ट हो रही है, तो जो वर्क हम लोग कर रहे हैं दैट इज वर्क इनपुट। या जो एनर्जी हम लोग सप्लाई इन कर रहे हैं दैट इज वर्क इनपुट, राइट। So what is it? Work input is Fe into dE, right? What is work input? Fe into dE, that's like the effort force and that is the effort distance. जिस पॉइंट पे फोर्स दे वो पॉइंट कितना मूव किया, right? Now what is work output? Energy obtained, कितना एनर्जी बाहर मिला, कितना एनर्जी बाहर मिला या कितना काम एज अ होल लोड ने किया। जनरली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बिगड़ेगा नहीं और वो कभी नहीं बिगड़ता है। हम लोग लॉ बना के रखे हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तुम अपने घर पे जब स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फैन घूम रहा है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया उससे ज्यादा वो मैकेनिकल एनर्जी कर देगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया हो सकता है एट मैक्स पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, बट जनरली पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी मिलता भी नहीं है। तो जो हम लोग दिए इनपुट एनर्जी उसे वर्क इनपुट कहेंगे और जो बाहर मिला उसे हम लोग वर्क आउटपुट कहेंगे, राइट। जो हम लोग मिला उसे वर्क आउटपुट कहेंगे। एंड यू जस्ट नो अगेन रीड दिस, एनर्जी ऑब्टेन्ड और द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। मतलब मैंने अगर इस पुली के हेल्प से अगर इस एलिफेंट को उठाने की कोशिश किया तो जो वर्क इस हाथी पर हो रहा है एज अ होल, इसे हम कहेंगे वर्क आउटपुट। मतलब राइट, इस मेरे एफर्ट की वजह से ये हाथी पर क्या वर्क हो रहा है, ये रस्सी का फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। इस रस्सी में जो फोर्स मिल रहा है, इस रस्सी पे जो फोर्स आ रहा है इनटू डिस्टेंस। यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये प्राणी जो एफर्ट फोर्स दे रहा है इनटू ये जितना मूव कर रहा है इनटू डिस्टेंस, राइट। ये हो गया वर्क इनपुट और ये हो गया वर्क आउटपुट। सिमिलरली यहां पे ये बात कर सकते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स दिया जा रहा है, जिस पॉइंट पे गाड़ी पे फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट कितना मूव कर रहा है इनटू जो फोर्स उस गाड़ी को मिल रहा है ना, गाड़ी को रिजल्ट हो रहा है, F into D, that is like the work output. Okay, now so what is work output? Force
ऑब्टेन्ड आउटसाइड इनटू डिस्टेंस नो ऑफ द लोड। डी आर मतलब रेजिस्टेंस डिस्टेंस बोल रहे हैं लोग, मैं अल्टीमेटली लोड पर जो लग रहा है मैं वो बोल रहा हूं कि लोड कितना मूव किया, वो गाड़ी कितना मूव किया, वो हाथी कितना मूव किया, वो बाल्टी कितना मूव किया, एंड सो ऑन, राइट। नाउ जनरली क्या होता है आइडियल मशीन में, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। जनरली आइडियल मशीन में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट बराबर होता है। जनरली मशीन में क्या होता है, इनपुट वर्क डन, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट दोनों बराबर होता है, दोनों में फर्क नहीं होता है। आइडियल मशीन में वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, राइट। आइडियल मशीन में वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट में कोई फर्क नहीं होता है। बट रियल मशीन्स में वर्क इनपुट हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू वर्क आउटपुट, हमेशा एक एनर्जी लॉस हो गई, हमेशा एक एनर्जी लॉस हो गई। सो इन एन आइडियल मशीन वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। हम लोग काम ज्यादा कर देते पर मिलता बाहर कम है, राइट। तो बट इन रियलिटी इन एनी पर्टिकुलर मशीन, इन एनी प्रैक्टिकल मशीन, वर्क आउटपुट इज ऑब्वियसली लेसर देन वर्क इनपुट। हम लोग ज्यादा काम करते हैं, मिलता बाहर कम है। एज सम एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। जनरली होता है हमारे आसपास जितने भी मशीन्स होते हैं वहां पर हमेशा कुछ हीट फॉर्म में एनर्जी लॉस होता ही है, पूरा पूरा बाहर ट्रांसलेट नहीं होता। तुम स्विच ऑन किए, करंट गया, इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा पार्ट फैन के मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, बट हमेशा कॉइल गर्म होता है, कुछ एनर्जी लॉस होगा ही होगा, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, देयर विल बी सम एनर्जी लॉस, राइट। तो जनरली एफिशिएंसी, या जनरली जब हम लोग बात करेंगे एक टर्म की बात करेंगे, उस टर्म का नाम है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये बताता है कि भाई कितना इनपुट वर्क आउटपुट वर्क में कन्वर्ट होता है। देखो मशीन ना एक फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम आ सकता है, ठीक है। मशीन स्पीड बढ़ाने के काम में आ सकता है, ठीक है। मशीन कन्वीनियंट पॉइंट पर लगाने का काम, मतलब फायदा दे सकता है कि भाई हाँ इस पॉइंट पे लगाने से अच्छा उस पॉइंट पे लगाना, राइट। मशीन बोलता है कि इस डायरेक्शन फोर्स मत दो, उस डायरेक्शन फोर्स दे सकते हो, मतलब वो तरह का सुविधा मिल सकता है। बट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते तुम। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, राइट। सो एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। इट्स अ रेशियो। एफिशिएंसी एक रेशियो है वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट का, ये बताता है मशीन कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट होने का मतलब कितना काम जो तुम डाले, कितना काम बाहर निकला, कितना काम तुम डाले हो, कितना काम बाहर निकला। अगर तुम पूरा का पूरा काम जो तुम डाल रहे हो, जितना तुम मेहनत डाल रहे हो, जितना तुम एनर्जी डाल रहे हो, वो सारा का सारा अगर आउटपुट में निकल आए, हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी कितनी है 100%, या एफिशिएंसी कितनी है 1, रेशियो 1 आएगा। तो द फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। जनरली मशीन में फ्रिक्शन होता है, पार्ट्स में आपस में रगड़ाहट होता है ना। आसपास जहां भी तुम देखोगे, गाड़ियों में देखो, गाड़ियों में क्या होता है ना, बहुत बार गाड़ी आवाज करती है, वाइब्रेशंस होता है, तो अल्टीमेटली वो सारा साइन है कि तुम जो भी पेट्रोल डाले हो, तुम जैसे घर पे फैन में करंट जो दे रहे हो, उसका सारा का सारा एनर्जी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ फॉर्म है जो उसमें वेस्ट भी हो रहा है। जैसे गाड़ी का वाइब्रेशंस होना, उसमें वेस्ट होता है, गाड़ी जो वाइब्रेट करे तो वेस्टेज है ना। तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। It is always expressed in percentage. So percentage efficiency is work output by work input into 100. ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को देख के रखो। परसेंटेज एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इनटू 100, राइट। परसेंटेज के हिसाब से अगर रखना है ऐसे रखो, रेशियो में चाहिए इस 100 वाले चीज को भूल जाओ, राइट। What is the efficiency of a machine where work input is 200 joule and work output is 100 joule? तो भैया एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या सीखे, वर्क आउटपुट है 100 जूल, मैंने बता दिया। एट मैक्स एफिशिएंसी 100% होती है। तुम जितना काम किए सारा का सारा काम बाहर निकल आया, यही तो हो सकता है एट मैक्स। तो 100 बाई 200 इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर 2, दिस इज लाइक 50%, दिस इज लाइक 50%। ओके, समझ आ रहा है? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन? इनपुट दिए इतना, मिला मात्र इतना, आधा मिल रहा है, दिख ही रहा है 50% एफिशिएंसी है। नेक्स्ट, इफ अ साइक्लिस्ट पुट 600 जूल ऑफ वर्क on a bicycle and the bicycle gives output of 140 joule of useful work. Useful work से मतलब है मेरे को लोड अल्टीमेटली काम होना था, कोई मकसद होता है मशीन यूज करने का, कोई मुद्दा होता है भाई। पर्टिकुलर मशीन यूज करने से ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए, है ना। मशीन यूज करने से तुम्हारा काम जल्दी हो जाए, तुम जल्दी कहीं पहुंच जाओ,
साइकिल करके, राइट? साइकिलिंग से तुम जल्दी कहीं पहुंच जाओ, बट एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात हमेशा रहेगी। तुमने अगर 600 जूल एनर्जी दिया तो 600 काम में कन्वर्ट नहीं होता है, यूजफुल काम में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट भी हो जाता है, वो उस फॉर्म में जाता है जो फॉर्म हम लोग का मतलब डिजायर्ड फॉर्म नहीं था, जैसे हीट बनना, साउंड बनना, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होना, ये सारे डिजायर्ड फॉर्म नहीं है, राइट? सो इट्स लाइक कैलकुलेट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, यस और नो? 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे 70/3, दिस विल बी 2, 10 कितना हो जाएगा? 23 पॉइंट, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं वापस से, 2 10 3 10 वापस 23.3 चलता रहेगा ऐसे 23.3%, ठीक है? आगे नहीं पहुंचाना है, 23.3%, ठीक है? 23.33%, ठीक है? समय आ रहा है भाई? ओके, नेक्स्ट, अ हीट इंजन गिव्स आउट 500 joule of heat energy as useful work. Determine the energy supplied to it as input if the efficiency is 40%. तो भाई a heat engine gives out 500 joule of heat energy. Gives out 500 joule of heat energy. ठीक है? As useful work. Useful 500 joule है. Determine the energy supplied to it as input. तो efficiency का फॉर्मूला है work input by work output into 100. क्वेश्चन में बोल दिया गया है efficiency is 40 here. What is work input? What is work input? Input is the question. Input is the variable. Output कितना है? 500 into कितना? 100. 0 0 0 0 कट गया. Work input is 40 into 5 मतलब कितना हो जाएगा ये? 200 joules, right? Work input is 200 joules. Work input is 200 joules. समझ आ रहा है? Efficiency is work input by work output into 100. Solve करने पर ही आ गया. Mechanical advantage. Now that's the next term we are talking about. What is mechanical advantage? So it is the ratio of the load to the effort. भाई what is mechanical advantage? It is ratio of load to effort. Load to effort का ratio होता है. हम लोग कहते हैं कि अगर भारी सामान को छोटे से एफर्ट से उठा पाए तो मैकेनिकल एडवांटेजियस है वो, उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। जैसे जब मशीन एक फोर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में काम में आता है, एक गाड़ी को उठाना एक छोटे से फोर्स से या उस हाथी को उठाना उस छोटे से एफर्ट से इज लाइक अ सिंबल ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर। तुम जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, सोचो उस गाड़ी को तुम अगर बाहर जाके रोकने की कोशिश करते तो शायद वो गाड़ी तुम्हारे ऊपर से चढ़ के चली जाती, राइट? और वहीं पे गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग बस एक ब्रेक पर पैर रखते हैं और वो आराम से गाड़ी रुकती है। दैट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ फोर्स मल्टीप्लायर। और यहां पर भी मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। सो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? इट इज लोड टू एफर्ट रेशियो। लोड ऊपर एफर्ट नीचे, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम देख के समझ सकते हो। मैकेनिकली एडवांटेजियस है अगर वो मशीन, तो जनरली क्या होगा, तुम वहां पर छोटे से फोर्स से एक बड़े फोर्स को ओवरकम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली लोड ऊपर एफर्ट नीचे, अगर लोड बड़ा है एफर्ट से, है ना, तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, विच इज डिजायर्ड जनरली। So since it's a ratio of two similar quantity, it has no unit. Obviously दोनों force है तो unitless होता है। Mechanical advantage is unitless, right? Unitless होता है, okay. अगर greater than 1 है तो mechanically advantageous होता है। कई जगह mechanical advantage equals to 1 भी होगा। वो वैसे जगह होंगे जहां पे तुम्हारा जैसे greater than 1 है तो अच्छा मशीन है। Equals to 1 है, इसका मतलब उस मशीन में हमें फोर्स मल्टीप्लीकेशन नहीं, कुछ और मिल रहा होगा, जैसे डिजायर्ड डायरेक्शन मिल रहा होगा। और जब ma लेस देन 1 होता है वहां पे जनरली इंक्रीज इन स्पीड मिलता है, मतलब उस मशीन की वजह से हमारा स्पीड बढ़ जाता है, राइट? नाउ व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट। देखो भाई, यहां पर लोड टू एफर्ट है, यहां पर एफर्ट टू लोड होने वाला है। इट इज द रेशियो टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट टू द रेशियो ऑफ the distance traveled by the load in the same interval of time. It can also be defined as the ratio of velocity of effort to the velocity of load, right? What is velocity ratio? Distance traveled by effort to distance traveled by load, right? Distance traveled by effort to the distance traveled by load.
सो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, ऐसे ये डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई टी इट्स वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड। वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर एफर्ट लगा रहे हो, वो पॉइंट किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, और जिस पॉइंट से तुम्हारा लोड मूव कर रहा है उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लोड, राइट। तो यहां पर था लोड टू एफर्ट, यहां पर है एफर्ट टू लोड। ओके, नाउ अगर हम लोग ने देखा एमए का फॉर्मूला है लोड बाय एफर्ट, मतलब फोर्स, लोड फोर्स बाय एफर्ट फोर्स, एंड व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। ओके, so let's divide them. So what we'll get is ma by vr is equals to load by effort into de into dl। हम लोगों को पता है कि E into D मतलब effort force into distance traveled by effort is what? It is work input, and load force into dl is what? Work output। Okay, that's like work output by work input, which is nothing but efficiency। मतलब परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, रेशियो फॉर्म में है। तो what is ma velocity ratio into efficiency? ma is velocity ratio into efficiency, right? What is ma equals to vr into eta, right? ठीक है भाई, तो ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन भाई, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इनको कनेक्ट करता हुआ टर्म है एफिशिएंसी। ये तीन टर्म हमें याद रखना है हर एक मशीन के लिए। ma is equals to velocity ratio into efficiency, that's a very simple relation which connects them। ma is L by E, vr is de by dl, ma equals to vr into eta। ओके, तो अब मशीन्स के अंदर हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सेगमेंट आता है लिवर्स का, राइट। लास्ट ऐसा ये सिलेबस में नहीं था, बट हम लोग फिर भी इसे देखते हुए जा रहे हैं कि भाई जो होगा नहीं होगा, बट हम लोग फिर भी जानते हुए जाएंगे चीजों को। तो लिवर क्या होता है? अ लिवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार व्हिच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। तो भाई लिवर जनरली एक स्ट्रेट रॉड को लिया जाता है, कोई भी एक स्ट्रेट रॉड लेते हो, वो बेंट भी हो सकता है बाय द वे। इट्स अ रिजिड स्ट्रेट बार, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, हल्का बेंट होता है तो भी चलता है, विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये बार जो है, ये जो रॉड है, ये रोटेट जरूर करता है, मूव जरूर करता है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अबाउट वो रोटेट करता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग फल्क्रम कहते हैं। हम लोग ने इसके बारे में बात एक बार फोर्स में भी किया था, चैप्टर नंबर 1 में, जहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते थे। मोमेंट ऑफ फोर्स याद होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टर्निंग फोर्स है ना, टॉर्क। तो तीन तरह के लेवर्स मिलने वाले हैं। इसमें पहला ये जो एग्जांपल दिख रहा है कि सीसो का एग्जांपल देख सकते हो, एक तरह से सीसो का एग्जांपल देख सकते हो, ये भी एक तरह से सीसो का एग्जांपल ही है। तीन तरह के लेवर्स होते हैं बच्चों। तीन तरह के लेवर्स में जो लेवर का कैटेगराइजेशन है वो बेस्ड ऑन फल्क्रम का पोजीशन क्या होता है उस पर होता है। अगर फल्क्रम बीचों बीच में है, हम लोग कहते हैं वो फर्स्ट टाइप ऑफ लेवर है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर लोड बीच में है, हम लोग उसे कहते हैं सेकंड क्लास, और अगर एफर्ट बीच में है, हम लोग उसे कहते हैं थर्ड क्लास। बता दूं, अगर तुम्हें दिख रहा है ये पॉइंट पर एफर्ट लग रहा है और इस पॉइंट पर लोड है, और फल्क्रम बीच में कहीं पर है, तो अगर फल्क्रम लोड एफर्ट के बीच में है, इट्स अ फर्स्ट क्लास लेवर। अगर फल्क्रम कोई एक एंड पर है, लोड बीच में है, तो सेकंड क्लास लेवर। और अगर एफर्ट बीच में है और फल्क्रम और लोड दो एंड्स पर है, इट्स अ थर्ड क्लास लेवर। मतलब मैंने बताया, अगर फल्क्रम बीच में फर्स्ट क्लास, लोड बीच में सेकंड क्लास, और एफर्ट बीच में थर्ड क्लास, तो बाकी सब कहां होंगे? अगर फल्क्रम बीच में तो लोड एफर्ट दो एंड्स पर, लोड बीच में तो एफर्ट फल्क्रम दो एंड्स पर, एफर्ट बीच में तो लोड और फल्क्रम दो एंड्स पर, राइट। सो विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दिस स्लोली स्टेडिंग। हम लोग इन तीनों पर बात करने वाले हैं एक एक करके, राइट। तो जनरली लिवर क्या होता है? एक स्ट्रेट बार लिया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करता है। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है कि इट्स ऑल अबाउट बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्सेस। भाई अगर ये रोटेट कर रहा है और अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर कभी
तो ऑब्वियसली यहां का मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है, यहां का मोमेंट ऑफ फोर्स कम है। पर अगर ये डोमिनेट करके ये डोमिनेट करे तो यहां का मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स कम है। मतलब अगर ऐसे घूमा मतलब क्लॉकवाइज ज्यादा, और अगर ऐसे घूम रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, राइट। सो बेसिकली इट लिवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। फॉर एन आइडियल लीवर, अगर वो बैलेंस स्टेट पे है, एक बैलेंस स्टेट पे अगर मान लेते ये पूरा बैलेंस्ड होता, या सीसॉ बस सीधा होता, हॉरिजॉन्टल, ना ऐसे मूव करता ना ऐसे मूव करता, इक्विलिब्रियम में होता, हम लोग कहते हैं नेट मोमेंट जीरो होता। उस केस में नेट मोमेंट जीरो होने का मतलब लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। ये फोर्स कौन सा फोर्स हुआ? लोड वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड दिस लोड, व्हाट इज डीएल, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हुआ भाई? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म इसे कहते हैं भाई, एफर्ट से लेके फल्क्रम तक की दूरी को हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म, राइट। आई रिपीट, व्हाट इज लोड इनटू लोड आर्म? लोड इनटू लोड आर्म हुआ कि लोड कहां एक्ट कर रहा है, वहां से फल्क्रम की दूरी क्या है, उसे हम लोग कहते हैं लोड आर्म। अगेन फल्क्रम से जहां एफर्ट लग रहा है, एफर्ट के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म। अगर कोई लेवर बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना, राइट। सो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। यहीं से लोड बाय एफर्ट लिख देंगे, यहां से देखो लोड बाय एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, है ना। लोड बाय एफर्ट नीचे ले जाएंगे, सो लोड बाय एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म हो जाएगा। व्हाट इज दिस? MA, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का दो फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज का दो फॉर्मूला, लोड बाय एफर्ट एंड एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, या फिर लोड बाय एफर्ट और लोड बाय एफर्ट, ये दोनों। एंड दिस इज पर्टिकुलरली, ये जो बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली लिवर्स के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग लिवर के लिए बात कर रहे हैं। मशीन तरह तरह के होंगे, लिवर एक मशीन है, पुली एक मशीन है ना। हम लोग ब्लॉक टैकल सिस्टम पे बात करेंगे, वो भी एक तरह की मशीन होगी। पर फिलहाल पर्टिकुलरली फॉर लिवर मैकेनिकल एडवांटेज को, ये तो देखो जनरल है लोड बाय एफर्ट, पर ऐसे भी लिख सकते हैं एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अगर एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, अगर एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, तो तुम छोटे फोर्स से भी इसे बैलेंस कर सकते हो। ऑब्वियसली फिर एडवांटेजियस मशीन होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि फॉर्मूला वाइज भी दिख रहा है कि अगर एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से तो MA विल बी ग्रेटर देन 1। वहीं पर एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर हुआ तो MA विल बी इक्वल्स टू 1, जैसे कॉमन बीम बैलेंस में होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो जो तराजू होता है जिसमें हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी लेकर आते हैं, फिर वजन किया जाता है, जहां पर वहां पे एफर्ट आर्म जहां पे सब्जी रखा जाता है और जहां पे लोड रखा जाता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फल्क्रम बीचों बीच में हो। अब बहुत ज़्यादा बीचों बीच में नहीं होता है, उसी से हम लोग बोलते हैं कि वजन में भाई कम आया वगैरह वगैरह, बट जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि फल्क्रम बीचों बीच में हो। तो अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म का लेंथ बराबर होगा, इक्वल होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, मतलब लोड एंड एफर्ट बराबर बराबर होंगे, मतलब जितना सब्जी यहां पर उतना लोड यहां पर रखा गया। जो भी ये फॉर्मूला एक और है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, जहां से हम लोग ये समझ पाएंगे आगे चलकर कि फर्स्ट क्लास लेवर में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, बिकॉज फल्क्रम बीच में है, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो। बट सेकेंड क्लास में क्योंकि लोड बीच में है और फल्क्रम हमेशा एक एंड पर है, लोड बीच में है, एफर्ट यहां से दे रहे हैं, तो हमेशा एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से, हमेशा एफर्ट आर्म बड़ा है, मतलब सेकेंड क्लास में हमेशा MA इज ग्रेटर देन 1, हमेशा। और थर्ड क्लास में यहीं पर एफर्ट और यहां पे लोड है, तो एफर्ट आर्म हमेशा छोटा है, इससे थर्ड क्लास में हमेशा MA इज लेस देन 1। मैं जनरली बता दूं, जब कोई मशीन एक फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम में आती है, तब उस मशीन से स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम अगर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से जब तुम उस गाड़ी को उठा रहे थे, तो मैं बहुत मूवमेंट पर गाड़ी थोड़ा सा लिफ्ट होता हुआ दिखता है, राइट, ठीक है। वहीं पर वहां पे स्पीड स्लो हो गया, ऑब्वियसली तुम यहाँ बहुत मूव कर रहे हो तो वहां पे बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, लोड पॉइंट बहुत थोड़ा मूव कर रहा है, वहीं पे एफर्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो वहाँ पे गेन इन फोर्स आया, फोर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया, बट गेन इन स्पीड नहीं हुआ वहाँ पर। तो दोनों एक संग नहीं हो सकता, स्पीड बढ़ेगा, फोर्स मल्टीप्लाई भी बन जाएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होता है,
ठीक है ना। तो तुम सोचोगे कि इस मशीन का फायदा क्या है, ये मशीन जो सेकंड क्लास लेवर जो है वो एक फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम में आ रहा है। थर्ड क्लास लेवर क्या है, यहां पे गेन इन स्पीड होता है, यहां पे गेन इन स्पीड होता है, ठीक है, फाइन। सो विल टॉक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ लेवर, है ना, विल टॉक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ लेवर स्लोली एंड स्टेडीली। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे बोर्ड पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं, जहां पे ये दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर लेवर, सेकंड ऑर्डर लेवर और थर्ड ऑर्डर लेवर क्या होता है। जब फलक्रम बीच में है इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर वन। अब देखो ये फलक्रम जब मूव किया एक एंड पर चला गया और लोड बीच में आया, इट्स अ सेकंड ऑर्डर लेवर। और अगर उल्टा हुआ कि लोड एक एंड पर है, एफर्ट बीच में है, इट्स अ थर्ड क्लास लेवर, थर्ड ऑर्डर लेवर, राइट। तीन तरह के लेवर होते हैं, फलक्रम बीच में, एफएलई याद कर लो, फ्ली याद कर लो, एफएलई फ्ली, फलक्रम बीच में फर्स्ट, लोड बीच में सेकंड, और एफर्ट बीच में, और बाकी दोनों एक एक एंड पर हम लोग कहेंगे से थर्ड क्लास लेवर। आई होप ये याद रहे सबको भी। फर्स्ट क्लास वापस बोल रहा हूं मैं, साथ साथ याद करें, फलक्रम बीच में, लोड एफर्ट एंड्स पर, फर्स्ट क्लास, लोड बीच में, फलक्रम एंड पर, एफर्ट एंड पर, सेकंड क्लास, राइट। नेक्स्ट अगर लोड एंड पर, फलक्रम एंड पर और एफर्ट बीच में, थर्ड ऑर्डर, थर्ड क्लास लेवर, राइट। यहां पे थर्ड ऑर्डर पे एम ए लेस देन 1 होता है, तो ये किस लिए काम में आता है, क्वेश्चन आता है भाई, अगर एम ए लेस देन 1 है फिर भी ये किस लिए काम में आ रहा है, फिर भी किस काम में आ रहा है, ये एम ए लेस देन 1 वाला स्पीड मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है। इसके वजह से शायद स्पीड इंक्रीज हो सकती है इस मशीन की वजह से, इसलिए यूज किया जाता होगा। अगर वो मशीन है उन चार में से कोई ना कोई काम आएगा। क्या काम है भाई, मशीन पहला एक फोर्स मल्टीप्लाई के तौर पे काम में आ सकता है, दूसरा हो सकता है कि तुम्हें कन्वीनियंट पॉइंट का फैसिलिटी मिलता है उसके वजह से, तीसरा कन्वीनियंट डायरेक्शन का फैसिलिटी मिलता है, डिजायर्ड डायरेक्शन का फैसिलिटी मिलता है, या चौथा इसके वजह से हम लोग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं अपने काम का, राइट। सो एनी ऑफ दी फोर, कोई भी चार में से कोई एक तो काम जरूर मिल रहा होगा, तभी हम लोग उसे यूज करते हैं। तो यूज क्यों करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई पूछ सकता है कि थर्ड क्लास लेवर क्यों यूज करते हैं। ऑब्वियसली वहां पे गेन इन फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, पर वहां पे गेन इन स्पीड जरूर होगा, तभी इस्तेमाल हो रहा होगा, राइट। सो विल नाउ कंटिन्यू विथ दिस फर्दर डिस्कशन माय नेक्स्ट सेशन। मैं यहीं पर रोक रहा हूं सेशन को, ठीक है, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले आगे। आज यहीं पे रोकते हैं, आगे बात करते हैं आने वाले सेशन पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहां पर बताई गई सारी बातें ना एकदम आराम से 2-3 बार देख लें, रिवाइज कर लें। एमए वीआर एफिशिएंसी क्या होती है इसे एक बार देखो, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है एक बार वापस रिवाइज करो इसे, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड बाय एफर्ट होता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, अगर लोड बड़ा है एफर्ट से बराबर होगा तो 1 होगा, लोड छोटा होगा एफर्ट बड़ा है लेस देन 1। पर ऐसे मशीन भी होते हैं, ऐसे मशीन किस काम में आते हैं, ऐसे मशीन जनरली इंक्रीज इन स्पीड के लिए काम में आता है कि तुम काम तेजी से कर पाओ, राइट। एफिशिएंसी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स वर्क इनपुट बाय वर्क आउटपुट। कभी भी ये 100% से बड़ा नहीं सकता, कोई मशीन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका एफिशिएंसी 100% से बड़ा हो, कभी पॉसिबल नहीं है। आइडियल मतलब रियल नहीं है, बस बोलते हैं ना एकदम, अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और वो मैक्सिमम कितना है पता है, वो भी 100% है या रेशियो में 1 है, पर उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी कभी भी 100% से बड़ी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है वो खराब हो जाएगा। एंड आई विल स्टॉप माई डिस्कशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम with no assuming that you must have understood everything of it. So a machine is a tool used to make work easy. With this note, we'll end up this topic, this session. Keep watching, keep learning. Thank you. Bye-bye.